एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितने पैसे कमाता है और बेसिक पे जो है ना दोस्तों वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको हम लोग मान सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं आती है अनलेस अनटिल कि आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, काम में बहुत बड़ा नेग्लिजेंस आपने दिखाया, बहुत बड़ी बेईमानी आपने की, कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आपका बेसिक पे का जो इंक्रीमेंट है उसको होल्ड किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सैलरी स्लिप। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितने पैसे कमाता है और ओवरऑल आप सीजीएल अगर क्लियर कर लेते हो तो आप कितने पैसे कमाओगे इसका भी अंदाजा आपको लग जाएगा। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है ना कि कोई नॉर्मल सैलरी स्लिप नहीं है, ये सैलरी स्लिप है मेरे सेकंड इंक्रीमेंट के बाद की। ठीक है, तो आपको काफी कुछ सिखाऊंगा कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ती है एक साल में, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग सैलरी स्लिप के बारे में भी बात करेंगे, पूरी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कितनी सैलरी एग्जैक्टली मिलती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि आखिर हमारी सैलरी बढ़ती कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब अगर आप करते हो तो साल में 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है। 2 बार आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है और 1 बार आपका बेसिक पे बढ़ता है, जिसको हम लोग रेगुलर इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक पे फिक्स है कि 3% ही बढ़ता है। आपका बेसिक पे जो भी आपको करंट मिल रहा है, ठीक है, उसका 3% कैलकुलेट कीजिए, उतना आपका बढ़ जाएगा इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरी बेसिक पे 100 रुपए है और मेरा इंक्रीमेंट हो गया तो मेरा जो नया बेसिक पे हो जाएगा वो 103 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगले साल फिर से 3% बढ़ेगा तो 103 का 3% निकालिए और 103 में ऐड कर दीजिए। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा है तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट कह सकते हैं इसको। तो जो हमारा इंक्रीमेंट है ना वो या तो जनवरी में लगता है या जुलाई में लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस महीने में ज्वाइन किया है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सितंबर के महीने में ज्वाइन किया तो सितंबर से अगर मैं 6 महीने काउंट करूं तो मार्च आता है। मार्च के बाद नियरेस्ट मंथ कौन सा है, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जुलाई या जनवरी, तो जुलाई, तो मेरा इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा। लेकिन अगर मैंने अप्रैल में ज्वाइन की है तो अप्रैल से आप 6 महीना काउंट कीजिए, अक्टूबर के बाद नियरेस्ट मंथ कौन सा है जिससे इंक्रीमेंट हो सकता है, तो जनवरी, तो मेरा इंक्रीमेंट जनवरी में होगा। उसके बाद से हर साल मेरा इंक्रीमेंट जनवरी में ही होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट का हिसाब किताब है कि आपको 6 महीने का सर्विस आपको काउंट होता है वहां से, और नियरेस्ट मंथ जो भी पड़ेगा उसमें आपका इंक्रीमेंट लग जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल 3% आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा। दूसरा जो कंपोनेंट है आपकी सैलरी बढ़ने का वो है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, महंगाई भत्ता। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि भले ही जनवरी से बढ़ने वाला हो लेकिन कितना डीए बढ़ेगा वो मार्च में या अप्रैल में या जून में जाके फैसला होता है। तो उसमें ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जनवरी से लेके मार्च तक या अप्रैल तक जब भी फैसला आया तब तक का आपको एरियर मिल जाता है, यानी कि कैलकुलेट आपका होगा जनवरी से ही और सारा जुड़ के आपको एक बार में सैलरी आपको एरियर के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार जनवरी में बढ़ा और दूसरी बार जुलाई में बढ़ेगा। जुलाई में मान लीजिए बढ़ने वाला है लेकिन बढ़ा जाके सितंबर में, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक का हमें एरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक पे जो है ना दोस्तों वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको हम लोग मान सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं आती है अनलेस अनटिल कि आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, काम में बहुत बड़ा नेग्लिजेंस आपने दिखाया, बहुत बड़ी बेईमानी आपने की, कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आपका बेसिक पे का जो इंक्रीमेंट है उसको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अमूमन बेसिक पे में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है। डियरनेस अलाउंस जो है, जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो सरकार के हाथ में है कि वो कितना बढ़ाती है, और चाहे तो सरकार नहीं भी बढ़ा सकती है, इस पे उसको हक है। जैसे कोरोना काल में जो डियरनेस अलाउंस बढ़ता है उस पर रोक लगा दी गई। कोरोना काल में 2 साल तक लगभग जो डीए है वो फिक्स ही किया। हालांकि जब बढ़ा था तो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड सरकार ने इसको विथहोल्ड किया। तो ये पावर सरकार के पास है कि डियरनेस अलाउंस पे वो होल्ड रख सकती है। तो डियरनेस अलाउंस जो है वो 3 से 4% बढ़ता है एक बार में, 2 बार यानी कि 6 से 8%, और बेसिक पे आपका 3%। तो हम लोग मान सकते हैं कि लगभग 10 से 11% हर बार हमारी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा ये परसेंट की जो बात मैं कर रहा हूँ, डियरनेस अलाउंस अभी कितना है, 50% है। 50% ऑफ योर बेसिक पे, यानी कि अगर मेरा बेसिक पे 100 रुपए है तो डियरनेस अलाउंस मुझे कितना मिलेगा, 50 रुपए, यानी कि टोटल सैलरी मेरी कितनी होगी, 100 प्लस 50। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सैलरी स्लिप की। हालांकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप है, लेकिन अगर आप 4600 ग्रेड पे कोई भी जॉब करते हैं तो आपको मोरलेस ऐसी ही सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ अलाउंसेस आपको अलग से मिल गए, कुछ आपको बोनसेस मिल गए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मोरलेस आपको यही सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद जो आपका बेसिक पे हो जाएगा, अगर आप 4600 ग्रेड पे हैं, वो हो जाएगा 47,600। ज्वाइन जब आप करेंगे तब कितना रहेगा, 44,900। यानी कि सेकेंड इंक्रीमेंट तक
तकरीबन आप कह लीजिए कि 2700 रुपए आपका बेसिक पे जो है वो बढ़ चुका है सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है डियरनेस अलाउंस, इसको डीए बोलते हैं, जो कि फिलहाल 50% है, 50% ऑफ बेसिक पे, यानी कि 47,600 का 50% कितना होगा, 23,800। तो 23,800 आपका डियरनेस अलाउंस हो गया। उसके बाद आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। दैट इज, क्योंकि ऐसा क्या है ना कि एक रूल है कि जब भी डीए 50 टच करेगा तो आपका जो एक्स सिटीज का HRA है वो हो जाएगा आपको 30%, जो वाई सिटीज है उसका हो जाएगा 20%, और जो जेड सिटीज है उसका 10% हो जाएगा, ठीक है, ऑफ बेसिक पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर HRA कैलकुलेट करें एक्स सिटीज के हिसाब से तो 30% ऑफ बेसिक पे तो निकल के आता है, यानी कि 30% ऑफ 47,600 निकल के आएगा 14,280 रुपए, ये हमको HRA हो गया। इसके अलावा आपको एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है, TPTA जिसको बोलते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के लिए भी सरकार आपको खर्चा देती है। एक्स सिटीज के लिए यह है 3600 प्लस बेसिक पे कितना है 50%, 3600 प्लस 50% ऑफ 3600, ठीक है। अगर बेसिक पे अगर डियरनेस अलाउंस जो है वो 30% रहता तो 3600 प्लस 30% ऑफ 3600 होता, ठीक है। तो अगर 3600 प्लस 50% ऑफ 3600 कैलकुलेट करें तो 5400 आता है, तो 5400 रुपए आपका टीपीटीए हो गया, ठीक है। तो ये सब तो आपके सैलरी के कंपोनेंट्स हो गए। कुछ आपका डिडक्शन भी होता है, एनपीएस डिडक्शन, जो आपका बेसिक पे है यानी कि 47,600 और डीए कितना है 23,800, दोनों को जोड़ दीजिए तो आता है आपका 71,400, ठीक है। इसका 10% यानी कि 7140 रुपए आपका कटेगा हर महीने और आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, जो कि आप 60 साल के बाद ही उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके पहले एक्सेस नहीं कर पाएगा, अनलेस अंटिल की बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो आप निकाल सकते हैं उससे पैसे, लेकिन जनरली तो बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं रहता है, ठीक है। तो 7140 रुपए आपका कटेगा और एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, ठीक है। इस अमाउंट का 7140 का लगभग आप निकालिए 1.4 टाइम्स, कितना होगा 9,996 रुपए। इतना पैसा सरकार आपके अकाउंट में डालेगी। 7140 आपने डाला और इसका 1.4 टाइम्स यानी कि 9,996 सरकार आपके अकाउंट में डालेगी, यानी कि नेट 17,136 रुपए हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो गए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये था लगभग 15,000 समथिंग, अभी ये बढ़ के 17,000 पार कर गया है, ठीक है। तो ये हर साल में ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। अब सोचिए कि अभी से ही इतना पैसा अगर हर महीना अकाउंट में जमा हो रहा है तो रिटायरमेंट तक कितना पैसा हो जाएगा, कैन यू इमेजिन। और लगभग इसमें जो ग्रोथ है ना वो 10% का ग्रोथ होता है, कंपाउंडिंग। इमेजिन कीजिए कितना पैसा हो सकता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा सोच के। तो बहुत पैसा होता है, रिटायर अगर करिएगा ना तो पैसों की बारिश हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब में। बहुत लोग कम आते हैं गवर्नमेंट जॉब, 60,000 मिलता है, 70,000 सैलरी, अरे आ जाओ भाई तब पता चलेगा। खैर, ये आपका एनपीएस डिडक्शन हो गया। इसके अलावा सीजीएचएस डिडक्शन भी होता है। अगर आप एक्स सिटीज में रहते हैं या फिर सीजीएचएस एरिया में रहते हैं तो आपका सीजीएचएस भी करता है, लगभग 700 से 800 रुपए आपका सीजीएचएस कटेगा, उससे ज्यादा नहीं करता है। आप और आपके डिपेंडेंट्स जो भी हैं उनका आप ट्रीटमेंट करा सकती हैं सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो कुछ पैसे 700-800 रुपए से कटेगा। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स कटेगा। ऑन एन एवरेज मैं बताऊं दोस्तों तो सेकंड इंक्रीमेंट अगर आपका हो गया है तो उस ब्रैकेट में आपका जो एवरेज इनकम टैक्स कटेगा वो लगभग 5500 के अराउंड कटेगा, 5,000 से 6,000 के बीच, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कोई लोन ले रखा है तो उसमें आपको कुछ डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। आपने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, उस पर कुछ डिडक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ 5,000 5500 आपको टैक्स भरना पड़ेगा हर महीने, ठीक है। ये टीडीएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। टीडीएस तो अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट करवा सकते हो, लेकिन इतना टैक्स आपका टैक्स लायबिलिटी हर महीना आपका 5 से 6,000 के बीच बन जाता है जनरली, ठीक है। तो यही दोस्तों था आपका सैलरी स्लिप, ओरिजिनल सैलरी स्लिप आपकी यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूँ ना दोस्तों, तो अगर आप 4600 ग्रेड पे अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपका पहला साल फिक्स नहीं होता है कितना बढ़ेगा। लगभग मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5,000 रुपए आपका पहला साल बढ़ा, अगले साल 5,000 बढ़ेगा, उसके अगले साल 5400 बढ़ेगा, उसके अगले साल 5800 बढ़ेगा। इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाता है, आपके सैलरी में बढ़ोतरी होती जाती है, ठीक है। तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है, अच्छी खासी बढ़ोतरी भी होती है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है, ठीक है। और दो बातें और बता दूं, पहला कि जुलाई में ही डीए ड्यू हो चुका है, ठीक है, यानी कि 1-2 महीने में इसका डिसीजन आएगा, जिससे सैलरी और बढ़ जाएगी। और दूसरा कि 8th पे कमीशन आने के चांसेस बन रहे हैं। गलती से अगर 8th पे कमीशन आ गया ना दोस्तों तो बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में 1.5-2 लाख महीना कमाते हैं ना, छोड़ छोड़ के आ जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। इतना ज्यादा सैलरी बढ़ जाएगा गलती से अगर 8th पे कमीशन आ गया तो बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और सबसे अच्छी बात कि रिटायरमेंट के बाद भी आप धनवान रहते हैं,
ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही लाखों करोड़ लोग पागल नहीं जिसके लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आई होप इस सैलरी स्लिप को देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आ गया होगा। सीरियल जॉब इस पास में है, दम लगाइए और क्रैक करिए और बनिए इंस्पेक्टर, एएसओ, जो भी आपकी फेवरेट पोस्ट है वो लीजिए और दंदना दीजिए एकदम। ऑल द बेस्ट।